Hello students, a very good morning to you all, and today we are going to start with the chapters molecular basis of inheritance। और इस चैप्टर के दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है और हमने लास्ट किया था इसको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल वी हैव डन। और आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का हमारा तीसरा वीडियो, दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। यानी कि आज से आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलती रहेंगी, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम है बहुत करीब और आपको इस चैप्टर पे थोड़ा फोकस करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, जिससे आपका सबसे कॉम्प्लेक्स चैप्टर जो है काफी आसानी से पूरा हो जाएगा। ओके, so now let's start with the molecular basis of inheritance, and we are going to start with the third video, that is packaging of DNA helix. Okay, तो हमारी आज की जो टॉपिक है वो है पैकेजिंग ऑफ DNA helix। पैकेजिंग ऑफ DNA helix। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि डीएनए हेलिक्स के पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई इट वाज रिक्वायर्ड। तो ये इसलिए जरूरी था क्योंकि न्यूक्लियस की साइज काफी छोटी होती है, उसके कंपैरिजन में डीएनए की साइज काफी बड़ी होती है। तो डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पैक करना होता है। तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से स्टेबल है, किस तरह से पैक है, इस टॉपिक के जरिए इसी चीज को समझाया गया है कि एक डीएनए न्यूक्लियस के अंदर किस तरह से पैक रहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इस टॉपिक को अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी एंड अलोंग विद द एमसीक्यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कम्स फ्रॉम ऑल दिस टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। नाउ वी आर हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 objective based question that is ever asked is distance between two base pair is equal to 0.34 nanometer. If it is in nanometer, it is 0.34 nanometer, and for our convenience we will take it 0.34 into 10 to the power 9 minus 9 meter. जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम, तो दिस इज 0.34 into 10 to the power minus 9 meter. Okay, next number 2 is total number of base pair. Total number of base pair equals to 6.6 into 10 to the power 9. So this is total number of base pair and this is the distance between two base pair. From here we can calculate the length of DNA. अब इन दोनों को देखकर हम यहाँ से आसानी से length of DNA calculate कर सकते हैं। तो our third most important point is length of DNA. तो लेंथ ऑफ डीएनए निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस अलोंग, एंड जब हम लेंथ ऑफ डीएनए निकालते हैं दैट इज 6.6 into 10 to the power 9, when it gets multiplied with 0.34 into 10 to the power minus 9 meter, we will get 2.2 meter approx. तो यहाँ पर लेंथ ऑफ डीएनए जो आपको मिली है वो क्या है, 2.2 मीटर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 4, जब हम न्यूक्लियस की डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 to the power minus 6 मीटर। तो यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। तो हमने डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर कैलकुलेट किया। वी नो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इज 6.6 into 10 to the power 9. From here we can easily calculate the length of DNA, that is 2.2 meter, whereas the dimension of nucleus is 10 to the power minus 6 meter. तो आप यहाँ पे खुद देख सकते हैं कि डीएनए की लेंथ और हमारे न्यूक्लियस की डायमेंशन में कितना ज्यादा फर्क है। डीएनए की लेंथ काफी ज्यादा है और न्यूक्लियस का डायमेंशन काफी कम है।
तो इस वजह से हमें यहाँ पर पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ाया गया कि किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है पैक। तो लेट्स स्टार्ट विद मूविंग अहेड विथ द न्यूक्लियोसोम मॉडल कॉन्सेप्ट। इस चीज को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने एक मॉडल तैयार किया एंड द नेम ऑफ दैट मॉडल वाज न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से डीएनए को न्यूक्लियस में पैक किया गया और कैसे ये प्रोसेस इनिशिएट हुआ। लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर प्रोसीडिंग पॉइंट्स नाउ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग द प्रोसेस। अब ये डीएनए न्यूक्लियस में कैसे पैक होगा उसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस को हमने लिखा है फोल्डिंग ऑफ डीएनए विथ हिस्टोन। यहाँ पर एक नया टर्म ऐड हो रहा है, दैट इज हिस्टोन। तो हिस्टोन ही वो प्रोटीन है जिसके मदद से डीएनए न्यूक्लियस के साथ रैप होता है, जो हेल्प करता है डीएनए की पैकेजिंग में। लेकिन यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बात जो आपको जान लेनी चाहिए कि इस तरह के क्रोमैटिड प्रोटीन जो होते हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। यानी कि हमारा जो क्रोमैटिड प्रोटीन है जो क्रोमोसोम्स के लिए वर्क करता है, उसकी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। पहला है हिस्टोन प्रोटीन, दूसरा है नॉन हिस्टोन क्रोमैटिड प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वही हैं जिसके साथ डीएनए जो है उसको न्यूक्लियस में पैक किया जाता है। क्यों? बिकॉज डीएनए इज एसिडिक इन नेचर एंड दीज प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर। डीएनए पर है निगेटिव चार्ज और इन प्रोटीन्स के पास है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि निगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ अट्रैक्ट्स ईच अदर। तो आसानी से हिस्टोन जो है वो डीएनए को अपने साथ ऐड कर लेता है और ये पैकेजिंग इजी हो जाती है। यहाँ जो हिस्टोन प्रोटीन है, इस हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन में दो सबसे मेजर अमाइनो एसिड्स जो पार्टिसिपेट करते हैं। आपको ये स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि किसी भी प्रोटीन की फॉर्मेशन अमाइनो एसिड से मिलकर होती है। तो वो दो अमाइनो एसिड जो हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, दीज टू आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये दो ऐसे प्रोटीन हैं जिनके मदद से हमारा हिस्टोन प्रोटीन तैयार हो जाता है बनकर। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन्स के 5 सबस्ट्रेट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके मदद से ही डीएनए जो होगा वो न्यूक्लियस के साथ पैक हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कौन कौन से उसके सबस्ट्रेट हैं। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। These are the 5 substrate of histone protein। तो यहाँ हम जिसकी मदद लेने वाले हैं इस पूरे प्रोसेस में डीएनए की पैकेजिंग में, वो है हमारा हिस्टोन प्रोटीन। रीजन आपको मैंने बता दिया कि हिस्टोन होता है पॉजिटिव चार्ज बेसिक प्रोटीन और डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। That is why there is a strong attraction between histone and DNA। इसलिए ये काम आसानी से हो पाता है। अब आपके एमसीक्यूज के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नॉन हिस्टोन क्रोमैटिड प्रोटीन की बात मैं करूं तो नॉन हिस्टोन क्रोमैटिड प्रोटीन्स जो होते हैं ये निगेटिवली चार्ज होते हैं और ये एसिडिक नेचर वाले होते हैं। तो अब डीएनए भी एसिडिक है और ये भी एसिडिक है, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं डीएनए की पैकेजिंग में। ठीक इसी तरह से नॉन हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए भी हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर दो अमाइनो एसिड टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये दो ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो मिलकर नॉन हिस्टोन प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, तो ये था एक छोटा सा डेटा जिसके थ्रू आपको ये समझाया जाए कि हिस्टोन पैकेजिंग जो होती है वो हिस्टोन के साथ क्यों होती है। तो दिस इज द रीजन व्हाई हिस्टोन इज रिक्वायर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हाउ दैट रैपिंग और हाउ दैट पैकेजिंग इज पॉसिबल यूजिंग न्यूक्लियोसोम मॉडल। लेट्स हैव स्टार्ट विद आवर कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम मॉडल। Now we are going to start with the model. The model which was used is known as nucleosome model. Nucleosome model, जो मॉडल हमारा डीएनए और न्यूक्लियस एक साथ जब जुड़ जाते हैं, जब ये पूरी तरह से पैक हो जाता है हमारा डीएनए, तब जो मॉडल तैयार होता है उस मॉडल को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। एंड दिस मॉडल वाज ऑफ कोर्स गिवन बाय 2 साइंटिस्ट, that is Kornberg and Thomas। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिलकर इस मॉडल को 1974 में तैयार किया था। दिस मॉडल वाज प्रिपेयर्ड बाय कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। इन दोनों के ही प्रोसेस के जरिए हमने इस मॉडल को तैयार किया था। अब इस मॉडल को
न्यूक्लियोसोम मॉडल की जब बात होती है तो व्हाट इज दैट न्यूक्लियोसोम, आखिर इस न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या होता है, ये किस चीज से मिलकर तैयार होता है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि न्यूक्लियोसोम को हमारे साइंटिस्ट ने एक न्यू नाम दिया, दैट इज न्यू बॉडीज। इसको इन्होंने न्यू बॉडीज भी कहा। और इसकी फॉर्मेशन जो होती है, उसकी फॉर्मेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक हिस्टोन ऑक्टामर, it is made up of two most important component, that is histone octamer plus DNA wrapped along, DNA wrapped around। यानी कि इस मॉडल को तैयार करने में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने यूज की है, दैट इज हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए रैप्ड। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हिस्टोन के 5 सबस्ट्रेट आपको पढ़ाए गए थे, दैट इज H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये टोटल 5 सबस्ट्रेट आपको पढ़ाए गए। यहाँ पर बात हो रही है हिस्टोन ऑक्टामर की। ऑक्टा इज मींस 8, तो यहाँ पे ये 5 है लेकिन हमने हिस्टोन ऑक्टामर लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें से ये जो 4 हिस्टोन है, ये इनका यूज डबलेट के फॉर्म में होता है। ये जो 4 हिस्टोन है, इन्हें हम डबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं। 4 × 2 = 8 और H2A, H2B, H3 और H4 मिलकर जब डबल फॉर्म में यूज किए जाएंगे तो इट इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर। तो हिस्टोन ऑक्टामर, हमें इस हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। यानी कि न्यूक्लियोसोम के फॉर्मेशन में हिस्टोन ऑक्टामर की बात होगी तो इसमें से सिर्फ H1 प्रोटीन का यूज नहीं होगा, बाकी ये चारों प्रोटीन अपने डबलेट के फॉर्म में यूज किए जाएंगे। एंड दिस इज डीएनए रैप्ड अराउंड। अब इस मॉडल में जो डीएनए रैप किया गया है, जिस डीएनए को पैक किया गया है, जिस डीएनए को लपेटा गया है, तो वो डीएनए कितनी बार रैप होता है, दैट कैन बी योर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो इसकी जो रैपिंग है, इट इज 1.75 टर्न्स, और वी कैन राइट इट 1 stanza 3/4 टर्न्स। यानी कि इस मॉडल में डीएनए की रैपिंग न्यूक्लियस के अंदर में 1.75 टर्न्स की गई है। तो अब ये आपने थ्योरी देखा कि कैसे हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए एक साथ रैप्ड हैं और उन्हें न्यूक्लियोसोम मॉडल कहा गया है। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल के साथ थोड़ी सी कॉन्सेप्ट और ऐड होती है यहाँ पे। जब हमारे साइंटिस्ट ने इस न्यूक्लियोसोम को पहली बार देखा था तो ये इन्हें कुछ इस तरह से दिखा था। फॉर एग्जाम्पल, इट इज जस्ट लाइक दिस। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया तो ये न्यूक्लियोसोम इन्हें ऐसा दिखा। तो इसलिए इस न्यूक्लियोसोम को देखने के बाद दे यूज अ टर्म बीट्स ऑन स्ट्रिंग। बीट्स ऑन स्ट्रिंग मीन्स धागे में पिरोए हुए मोती, यानी कि धागे में एक मोती के जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में इन्हें न्यूक्लियोसोम दिखाई दिया था। एंड दिस स्ट्रिंग वाज नथिंग, इट वाज जस्ट क्रोमैटिन। ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग थी क्रोमैटिन, और इसमें जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वाज न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम को देखकर साइंटिस्ट ने बीट्स ऑन स्ट्रिंग की कॉन्सेप्ट भी हमें बताई है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा न्यूक्लियोसोम जो बनने वाला है वो इन दो चीजों से मिलकर बनेगा। हिस्टोन ऑक्टामर जो होते हैं ये कोर प्रोटीन का काम करते हैं, यानी कि यहाँ पर H2A, H2B, H3 और H4 जो है ये इस मॉडल का कोर सिंथेसाइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल इस इज अ राउंड स्ट्रक्चर। तो ये पूरी अंदर का फॉर्मेशन, इस पूरी बॉडी के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं कोर प्रोटीन, यानी कि कोर फॉर्मेशन। तो H2A, H2B, H3 और H4 जो होते हैं ये कहलाते हैं कोर प्रोटीन। These are known as core protein। तो यहाँ पर कोर प्रोटीन का नाम आते ही आपको H2A, H2B, H3, H4 के डबलेट को याद रखना है। तो ये हिस्टोन ऑक्टामर की फॉर्मेशन या हिस्टोन कोर की फॉर्मेशन में हमारे ये 4 प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बच गया H1। What is the function of H1? We will see in the diagram about all the 4 points. Let's have now the diagram of nucleosome model first.
नाउ वी आर हैविंग द न्यूक्लियोसोम मॉडल। ये जो आपके लिए डायग्राम तैयार हुआ है दैट इज न्यूक्लियोसोम मॉडल। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोसोम मॉडल में दो चीजें काफी जरूरी, एक हिस्टोन ऑक्टामर जो इसका कोर बनाता है, कोर प्रोटीन ही कहलाता है वो, और दूसरा रैप्ड डीएनए जिसमें डीएनए की रैपिंग हो रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोसोम मॉडल है ये तैयार हुआ है H1 हिस्टोन का काम आपको अब समझना है। ये जो आप देख रहे हैं H1 हिस्टोन, इट इज फॉर क्लिपिंग। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से बॉल पे अगर आप एक पतली सी डोर या रस्सी या कोई भी धागा स्ट्रिंग अगर आप लगाते हो तो लगाने के बाद आपको एक कॉर्नर पर उसे फिक्स करना पड़ेगा, तो ही जाकर वो क्या होगा, उसके अंदर रैप रह सकेगा। अगर आप उसकी फिक्सिंग नहीं करते हो तो वो फिर से खुल जाएगा, यानी कि अनवाइंड हो जाएगा। तो ठीक उसी तरह से जैसे इस बॉल पर, इट्स अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज आवर न्यूक्लियोसोम, जैसे ही इस पर डीएनए रैप होता है तो इस पर डीएनए की रैपिंग कितनी बार होती है, 1.75 टाइम्स, यानी कि कंप्लीट 1 स्ट्रेंजा 3/4 टर्न्स जो होते हैं वो इस पर रैप होती है। लास्ट टाइम में सेकेंड टर्न पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, वो थोड़ा सा अनक्वाइल्ड रहता है, तो हमें डीएनए के इस खुले हुए पोर्शन को क्लिपिंग करना होता है। ये जो आप व्हाइट कलर से देख रहे हो दैट इज क्लिपिंग। तो इसके मदद से डीएनए वहां पर क्या होगा, फिक्स हो जाएगा। तो क्लिपिंग करने के लिए हम जिस हिस्टोन का सबस्ट्रेट यूज करते हैं दैट सबस्ट्रेट इज H1 हिस्टोन। बाकी ये जितने भी अंदर के पूरे कोर को बनाया गया है बाय द हेल्प ऑफ दिस कोर हिस्टोन ऑक्टामर, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पर H2A, H2B, H3 एंड H4, ये चार जो है इनका डबलेट यानी कि इनका डबल फॉर्म यूज किया गया है, तब जाकर ये हिस्टोन ऑक्टामर तैयार हुआ। तो आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल समझ लिया है कि इस मॉडल में दो चीजें शामिल है, एक हिस्टोन और दूसरा हमारा डीएनए। हिस्टोन में हमने 5 सबस्ट्रेट में से सिर्फ एक सबस्ट्रेट का इस्तेमाल क्लिपिंग के लिए किया है। तो आप यहाँ पे H1 हिस्टोन के लिए फंक्शन याद कर सकते हो, इट इज यूज फॉर क्लिपिंग ऑफ डीएनए। ये डीएनए की क्लिपिंग कर देता है, इसको फिक्स करता है। बाकी हिस्टोन ऑक्टामर जो होते हैं वो इसके कोर की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने जब डीएनए की पैकेजिंग की थी उन्होंने एक टर्म कहा था बीड्स ऑन स्ट्रिंग, यानी कि क्रोमेटिन फाइबर पे छोटे छोटे से बीड्स। तो आपको पता है कि डीएनए को फाइनली क्रोमोसोम के साथ रैप हो जाना है क्रोमोसोम्स के थ्रू। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वही हैं जिनके अंदर डीएनए फाइनली फिक्स होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्रोमेटिन को डिस्क्राइब किया है। यहां पर आपसे एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटिन एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो आपके पास आंसर अवेलेबल होना चाहिए कि क्रोमेटिन क्या होती है। तो क्रोमेटिन्स आर द थ्रेड लाइक कलर्ड बॉडीज सीन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जब ऑब्जर्व किया जा रहा था तो न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसा कलर बॉडी दिखाई दिया था, उसी धागे जैसे कलर बॉडी को हमने क्या कहा, क्रोमेटिन। लेकिन जैसे जैसे हमारी रिसर्चेस आगे बढ़ी हमें क्रोमेटिन के टाइप्स मिले। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन मेनली, दैट इज यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, एंड दिस इज द डिफरेंस। यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, दीज आर लूजली पैक्ड, मतलब बहुत ज्यादा टाइटली उन पर न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रेजेंट नहीं होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन्स आर डेंसली पैक्ड। नंबर 2, दीज आर हैविंग लाइट स्टेन, वेरी लाइट कलर्ड दे आर, एंड दीज आर हैविंग डार्क स्टेन, इनका स्टेनिंग काफी डार्क होता है। ये एक्टिव होते हैं और कंपैरेटिवली ये लेस एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन दो तरह के क्रोमेटिन होते हैं। तो ये तो बात थी मैमेलियन डीएनए की, दैट वाज यूकैरियोटिक डीएनए। तो क्या ये चीज प्रोकैरियोटिक डीएनए में भी होती है? ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक डीएनए जो होता है उसमें भी डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट होता है, तो वो न्यूक्लियस के अंदर फुल्ली रैप नहीं होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में दिखाई देता है। और इसलिए जब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तब वहां जो मॉडल बनता है, वहां जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, उसके लिए एक टर्म यूज किया गया दैट इज न्यूक्लियोइड। तो यहां पर एक छोटा सा नोट मैं आपको दे दूं कि अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जिसको आप न्यूक्लियोसोम कह रहे हो, जो मॉडल को आप न्यूक्लियोसोम कह रहे हो, प्रोकैरियोट्स में इसी को न्यूक्लियोइड कहा गया है।
यानी कि इसके जो डीएनए होते हैं जो रैप हो जाते हैं, तो दैट कंप्लीट पैकेजिंग ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोइड मॉडल, उसको हमने न्यूक्लियोइड कहा है। तो इस तरह से हमारा पैकेजिंग ऑफ डीएनए कॉम्प्लेक्स जो है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स जो है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरी टॉपिक अच्छा से समझ आ गई होगी। मैंने 1 बाय 1 करके आपसे स्टेप्स डिस्कस किए हैं। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में हमने ये जाना कि ज़रूरत क्यों हुई डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पैक होने की, क्या वजह थी, और न्यूक्लियस की साइज काफ़ी छोटी है, डीएनए काफ़ी बड़ा है, उसकी सारी डायमेंशन हमने पता की। उसके बाद हमने ये देखा कि कौन है वो प्रोटीन जो हेल्प कर रहा है इस प्रोसेस को पूरा होने में, तो दैट प्रोटीन इज हिस्टोन। व्हाई हिस्टोन? बिकॉज हिस्टोन इज बेसिक इन नेचर एंड डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, दे बोथ कैन यूनाइट टुगेदर। उसके बाद हमने बात की हिस्टोन के सबस्ट्रेट की, एंड वी आर हैविंग ऑल दीज सबस्ट्रेट जो आपके सामने, एंड देन वी हैव decided with the model concept. This is all about your examination point of view. I hope you will enjoy this video, and of course you will study well and properly. Soon we are going to put forward the next video, that is the Griffith's concept, how we can decide that DNA is the genetic material. It's a very good proof and it's a very important concept, so be with us. Okay, so share the video with your friends and study well. Okay, take care, see you soon.